12 भाषाओं में एआईसीटी ने इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम दे दिया। मेडिकल की पुस्तकें मध्य प्रदेश में तैयार हो रही है और कई आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम आदि में भाषा अपनी भारतीय भाषाओं पर काम प्रारंभ हो गया। इसी से जुड़े हुए अभी जो साउथ में भी हुआ, चेन्नई में, उन्होंने कहा कि जो ट्राई इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग 3 प्रकार के हमको हिंदी थोपना चाहते हैं, ये कंट्रोवर्सी भी हुआ। उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, वो सब राजनीति है। हमने 2015 में जब भारतीय भाषा मंच की स्थापना की तो उस समय मंच से मैंने कहा था कि आज तक कई राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और हमारे देश को तोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया है। हम देश के जोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे। कोई मेडिकल साइंस की एंट्रेंस दे रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई सिविल सर्विस की स्टूडेंट्स दे शुड बी गेट एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इसके लिए 10% व्यवस्था हो गई, इसी सरकार ने की है जी, कि वे आर्थिक दृष्टि से भी वीक हो, इधर हो, गरीब हो, उनको भी 10% दिया है। तो वो समन्वय तो हो गया है। मूल क्या बात है कि हमारे यहाँ हर बात में राजनीति होती है, ये देश के लिए बहुत घातक चीज है जी। मैं एक बात ही कहता हूं कि जितना भारतीयता से दूर जाएंगे इतनी समस्या बढ़ेगी, जितना भारतीयता से नजदीक जाएंगे उतनी सारी समस्या कम होती जाएगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं अपना दर्शकों को बताना चाहता हूं, अनादिकाल से कोई भी देश, कोई भी जाति पूरा पृथ्वी में अगर इतिहास में बहुत ऊपर उठा है, बौद्धिक दृष्टि से बहुत ऊपर गया है, उसके पीछे उनकी शिक्षा पद्धति, उस देश की संस्कृति, विरासत, उसकी एक बहुत बड़ी महत्व रहता है। अगर बात भारत की करें तो ये देश अनादिकाल से पता नहीं कितना योगी, मुनि, ऋषि, वैज्ञानिक इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश की शिक्षा, इस देश की संस्कृति अगर कहें तो विश्व के सबसे ऊपर। और चाहे इनोवेशन कहिए, चाहे इतिहास कहिए, चाहे मैथमेटिक्स कहिए, चाहे ज्योग्राफी कहिए, रिसर्च कहिए, हर दिशा में भारत पहले से ही सबसे आगे था। आज भी भारत विश्व की पटल पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपना दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले इस देश में एक ऐसा लोगों की राज आया जिसके चलते हमारा शिक्षा पद्धति के ऊपर मानो कि एक आक्रमण हुआ। विदेशी शिक्षा नीति को हमारा ऊपर थोप दिया गया और धीरे धीरे शिक्षा में भारतीयता को पीछे धकेल दिया गया था। लेकिन आज बदलाव आया है, आज भारत फिर से पटरी पे आ रहा है। वही हमारा भाषा, हमारा मातृभाषा, हमारा संस्कृति फिर से आगे आ रहा है। और ये जो बदलाव आज देखने को मिले हैं, इसके पीछे कौन रहे, कौन कौन संस्थाएं उसके लिए काम किया है, किस तरह से बदलाव आया है और क्या बदलाव आया है और कैसे हुआ है, आज इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक महान हस्ती है, श्री अतुल भाई कोठारी जी है। अतुल भाई कोठारी जी वर्तमान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव है। अतुल भाई लंबे समय तक एजुकेशनल पॉलिसी, रिसर्च, इनोवेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके लिए पता नहीं बहुत विद्यार्थियों से लेके, रिसर्च स्कॉलर से लेके, प्रोफेसर्स के लेके, स्कूल से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, गुरुकुल तक पिछले 30 साल से आप कार्यरत है। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव लंबे समय तक रहे हैं। अतुल भाई, आपको उदय इंडिया डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम
को बहुत खुशी हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति जिन्होंने वास्तविक रूप में जमीन में काम किया है, सिस्टम को बहुत करीब से देखा है कि आज शिक्षा में, एजुकेशन फील्ड में जो बदलाव आया है और क्या गड़बड़ी था, ये जो परिवर्तन का लहर है उसके पीछे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की एक बहुत बड़ी रोल है। और 2004 से ये न्यास निरंतर दीनानाथ बात्रा जी से लेके आप तक निरंतर इस विषय पे कार्य कर रहा है। मैं अपना दर्शकों की तरफ से आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर इतने सालों में क्या परिवर्तन हम ला पाए जमीनी स्तर पे जो दिख रहा है आज, और क्या गड़बड़ी था, क्या परिवर्तन लाया, कैसे हुआ ये न्यास, ये कैसे कर पाया, आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएंगे। वैसे एक राष्ट्र के ऐतिहासिक दृष्टि देखे तो ये बहुत छोटा सा समय है, छोटा सा कार्यकाल है वैसे तो, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हुई है। 2004 में तो ये शिक्षा बचाओ आंदोलन नाम से काम प्रारंभ हुआ था जी। और उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, केंद्र सरकार, उन्होंने शिक्षा में फिर से विकृतियां, गलत बातें डालने का प्रयास किया। उसके खिलाफ ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और तात्कालिक तो एनसीईआरटी की पुस्तक को लेकर ये शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग सामने से आते गए कि देखिए भाई साहब, एनसीईआरटी में ये है, इग्नो में ये है, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये है, नेशनल ओपन स्कूल में है। लोग आते गए और हम प्रश्न उठाते गए, लेकिन सरकारें और उस समय के केंद्रीय संस्थान सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने रास्ते पर आंदोलन किया, धरने प्रदर्शन किए, वैचारिक जागरण किए बहुत बड़े, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं आया। तो अंत में हमको न्यायालयों का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको आनंद और आश्चर्य होगा कि हमने 13 कोर्ट केसेस किए थे, सभी के जजमेंट हमारे पक्ष में आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जी। और मैं कहूँगा कि अगर स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा के आंदोलन का एक इतिहास, सही इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें शिक्षा बचाओ आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उठ रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में पाठ्यक्रम, सिलेबस, ये पहली बार चर्चा का विषय बन गया जी। यानी मीडिया से लेकर संसद तक आवाजें उठी जी। और तब से एक पाठ्यक्रम एक सेंसिटिव विषय बन गया और उसमें आज तक बहस चल रही है। पक्ष विपक्ष में दोनों हो सकता है, लेकिन ये एक सामाजिक चर्चा का, बहस का विषय पाठ्यक्रम बना। वहां से यात्रा शुरू हुई, लेकिन 4 साल लगभग हो रहे थे तो हम लोग फिर से चिंतन करने के लिए बैठे थे, 10-12 लोग। तो विचार हुआ कि सिर्फ डिस्टोर्शन, विकृतियां, गलत बातें दूर करने से संपूर्ण शिक्षा नहीं बदलेगी, तो एक सकारात्मक, एक एकेडमिक काम भी करने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से फिर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया। 2007 में ये गठन किया गया और फिर अकादमिक काम शुरू हुआ। उस समय तो वातावरण बहुत विपरीत था, परंतु धीरे धीरे आगे बात बढ़ी और जो विषय ही चर्चा के शिक्षा में हमारी नहीं थे और जो आधारभूत बेसिक सब्जेक्ट थे हमारे, ऐसे विषय हमने उठाए शुरू में और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जैसे हमने एक पाठ्यक्रम बनाया कि चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास जी। ये शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य, एम ऑफ एजुकेशन है एक प्रकार से जी। इनका हमने शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात तो 2020 में आई जी। लेकिन हमने 2008 से ये काम शुरू कर दिया था जी। और हमने एक नया पाठ्यक्रम देश को दिया, चरित्र निर्माण व्यक्तित्व के समग्र विकास का। जी। पहले विद्यालय स्तर पर और बाद में उच्च शिक्षा के स्तर पर भी इनकी पुस्तकें भी तैयार हुई और उनका आधार था तैत्तिरीय उपनिषद से पंचकोश लिया गया था जी। और उसके आधार पर पूरा पाठ्यक्रम बना और आज आधुनिक आवश्यकता से उसको कनेक्ट करते हुए एक 10 साल के बच्चे को लगेगा हमारे लिए उपयोगी ये बात है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया। हमने पर्यावरण का 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम बनाया, वैदिक गणित का 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम बनाया। ऐसे अनेक अकादमिक कार्य हमने किए
जी और इस पर सैकड़ों कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सेमिनार देश भर में किए, जी क्योंकि लोगों के लिए नया विषय था। वैसे कुछ हमारे देश में नया नहीं है, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में नए विषय थे। तो इस पर एक व्यापक चिंतन चर्चा हुई और उसके परिणाम आज देश में बड़े पैमाने पर दिखने मिल रहे हैं। जैसे एक ही छोटा उदाहरण दूं कि जब हमने भारतीय भाषाओं पर काम शुरू किया 2011 में, जी तो उसके बाद मैं सभाओं में, सम्मेलनों में, संगोष्ठियों में बोलता था कि भाई हमारी सारी शिक्षा में भारतीय भाषा का माध्यम होना चाहिए, जी चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, मैनेजमेंट हो। तो लोग मजाक में लेते थे कि अतुल कोठारी का दिमाग खराब हो गया है क्या, मेडिकल की और आईटी की एजुकेशन अपनी भाषा में हो सकती है क्या? मातृभाषा में। आपको आनंद और आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें उसका स्वीकार किया गया। इतना नहीं कि 12 भाषाओं में एआईसीटी ने इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम दे दिया। जी मेडिकल की पुस्तकें मध्य प्रदेश में तैयार हो रही है और कई आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम आदि में भाषा, अपनी भारतीय भाषाओं पर काम प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। क्यों 75 साल लग गया? भारत स्वाधीनता हुआ 47 में, और इतना साल लग गया, इसके पीछे किसका आप सोच सकते हैं कि स्वाधीनता के बाद भी संस्कार के नाम पर अपसंस्कार और शिक्षा के नाम पे अशिक्षा, इतना बरसों तक हमारा बच्चों पढ़े उसको, और इतने सारे सरकार आए और उसको साइलेंटली कैसे ये देखिए, बड़ा इतिहास है इसका। आप पहली बात तो ये जो सोचिए कि स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में, जी 1959। यानी स्वतंत्रता के 21 साल बाद हम शिक्षा की नीति ला रहे हैं। जी तब तक हमारी कोई नीति ही नहीं थी। जी तो शिक्षा के बारे में कितनी गंभीरता थी तत्कालीन सरकारों में, ये इसका उदाहरण है। जी आयोग बने, सबसे पहला आयोग बना 48 में, राधाकृष्ण आयोग। जी वो किस लिए बना? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। दूसरा 52 में मुदलियार आयोग बना, वो माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना। और स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई आयोग ही नहीं बना। जो बेसिक शिक्षा है, सबसे पहले वहां से काम शुरू होना चाहिए। हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नींव बनाएंगे कि पहले सेकंड फ्लोर बन जाएगा? तो ये इस प्रकार की नीतियां होने कारण इसका एक दुष्परिणाम हुआ और कुछ भारतीय लोगों ने के नेतृत्व शिक्षा में आ गया सारा। इस कारण से जो शिक्षा बचाओ आंदोलन, तो इसीलिए तो शुरू करना पड़ा था कि इतनी भयानक विकृतियां थी कि हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया जाता था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रमुख, उसको अंग्रेजों को पिट्ठू बताया जाता था। गुरु तेग बहादुर लुटेरे बताया जाता था। तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा, इन सबको अपमानित करने वाली बातें पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तो ये सब परिस्थिति कारण आज तक उसके परिणाम है। लेकिन अतुल भाई, लोग कहते हैं कि देर आर मेनी सो कॉल्ड हिस्टोरियंस, एजुकेशनलिस्ट, वो सब इतने बड़े प्रोफेसर्स होने के बावजूद भी जानबूझ के भारत में रहते हुए भी भारतीय शिक्षा पद्धति में भारत के खिलाफ इस तरह से करिकुलम इतने साल तक चल पाई, और उन्हीं लोगों को कंटिन्यूअसली अवार्ड भी मिलता गया है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला गया। ऐसा है ना कि ऐसे तथाकथित शिक्षाविदों की और सरकार की साठगांठ बन गई जी और वो सारे, इनकी विचारधारा ही गलत थी। जी मैं किसी व्यक्ति का दोष नहीं देता हूँ, जी उनकी जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वही गलत थी। जी वो आज भी चल रही है, नहीं चल रही ऐसा नहीं। आज उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, वो दूसरी बात है, लेकिन आज भी वो जिंदा है। आप कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर राज कर रहे थे, जो फॉरेन मेंटालिटी जो था पश्चिमी, वो छोड़ के चले गए और ये उसको चलाते गए। पश्चिमी मेंटालिटी तो एक बात है, इससे भी आगे बढ़ी है। तो अंग्रेजों ने तो किया ही था गलत। वो तो विदेशी थे, उनको तो हमको परतंत्र रखना था, गुलाम रखना था, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी ये सब बात चलती रही और आगे बढ़ती रही जी दुर्भाग्य से। और इस कारण से क्या है कि जब
2004 में हमने आंदोलन उठाया और बदलाव तो बहुत कठिन काम हो गया, जी क्योंकि 47 से 2004 तक जो लगातार वही पढ़ाई चलती रही, तो कई बार बार थोपने से असत्य भी सत्य के रूप में आज सामने आ जाता है लोगों के सामने कई बार। जी तो हमको तो विपरीत प्रवाह में तैरना था। जी हम कोई बात कहते तो लोग हमारे सामने कहते थे इसका क्या तथ्य है, तर्क क्या है, कहाँ प्रमाण है। जी जो विरोधी करते थे वो गलत काम, उसको कोई प्रमाण नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो परंपरा अंग्रेजों काल से चल रही थी और 2004 तक चलती रही। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति थी, तो आज भी लोग हमारे पास प्रमाण जल्दी मांगेंगे, उनके पास नहीं मांगेंगे। जी आज भी जो एनसीईआरटी में नई पाठ्य पुस्तकें लिखी जा रही है, हम्म, तो कई प्रश्न उठ रहे। बीच में जो इतिहास की पुस्तकों में बदल की बात आई, तो कई लोग विरोध में खड़े हो गए, अवार्ड भी वापस करने लगे, हंगामा हाँ। करने लगे। तो ये आज भी ये जो नैरेटिव खड़ा किया गया है ना, उसको बदलने का काम है। पहली बात है कि जो नैरेटिव है उसको बदलना है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के आधारभूत काम में ये है। शिक्षा, कोई भी नैरेटिव शिक्षा से ही खड़े होते हैं। तो जो गलत नैरेटिव बन गया है उसको बदलना है। मैं कहता था ना कि भाई, रशिया में जाकर और अन्य देशों में जाकर भारत के छात्र मेडिकल की पढ़ाई उन भाषा में, वहां की विदेशी भाषा में पढ़ेंगे, इसमें हमको आपत्ति नहीं लगती थी। लेकिन भारत में कोई हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल में मेडिकल की पढ़ाई तो आपत्ति लगती थी लोगों। तो ये जो नैरेटिव खड़ा किया गया, उसको नैरेटिव को बदलना है और बदल रहा है। और नैरेटिव बदलने से फिर व्यवस्थाएं जो गलत एस्टैब्लिश हो गई है उसको फिर बदलना है। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वाली मामला था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है, वो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कर रहा है जी। तो आज देखिए कि मैं छोटा एक आपको, क्योंकि भारतीय भाषा शब्द जी कोई नया शब्द हमने नहीं दिया, लेकिन पहले कुछ विद्वानों ने इसका प्रयोग किया था, कुछ किताबें भी कुछ लोगों ने लिखी थी, वो भी पुरानी बात बहुत हो गई थी। कुछ छोटे मोटे स्तर पर कोई संस्था बनाने का भी लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन भारतीय भाषा शब्द सार्वत्रिक सर्वमान्य प्रचलन में बिल्कुल नहीं था भारत में। जी हमने जब भाषा का काम किया शुरू, तो हमने भारतीय भाषा और मातृभाषा शब्द ही प्रस्तावित करने का प्रयास किया, और बाद में हमने भारतीय भाषा मंच और भारतीय भाषा अभियान बनाया। और आज देखिए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वो बात आ गई, और आज भारतीय भाषा शब्द सर्व स्वीकृत देश में हो गया। ये नैरेटिव बदलने की बात है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बीच में संस्कृत, जो कि भारत में बहुत प्राचीन काल से संस्कृत लैंग्वेज में वेदा, उपनिषद, महाभारत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी संस्कृत पे किया था। आज टेक्नोलॉजी का एडवेंट के बाद, एआई आने के बाद देखा गया कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोडिंग किया जाता है और फीडिंग किया जाता है, इंग्लिश से भी बेटर संस्कृत लैंग्वेज हो पाता है। तो संस्कृत लैंग्वेज को भी पीछे धकेल दिया गया था। एक मान्यता जो मिलना चाहिए था संस्कृत को नहीं मिला था। एक जैसे लगता था कि वो थर्ड लैंग्वेज है। ऐसा है ना, इस कार्यकाल में जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की, कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय बात है वो सबको पीछे धकेल दिया गया। कई विद्वान है तो यहां तक कह दिया कि तो डेड लैंग्वेज है संस्कृत, हाँ मृत भाषा बना दिया। जी। जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, जिसका व्याकरण को आधार दुनिया भर की लगभग भाषाओं ने बनाया। जर्मनी में किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट शुरू होता है तो जितनी सीट थी उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है जी। तो दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता है। लेकिन सवाल अपने यहाँ था, प्रश्न अपने यहाँ, कि हमने तो उसको डेड लैंग्वेज घोषित कर दिया। तो ये जो भारतीय बात थी, ये सबको पीछे धकेल दिया गया, उसको हमारी शिक्षा से दूर कर दिया गया। और इसका परिणाम हुआ कि शिक्षा है वो देश की नींव होती है। जैसा नागरिक, समाज, राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि जिससे राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध, समाज के दृष्टिकोण से कार्य करने वाले, ऐसा निर्माण नहीं होगा लोगों का।
जी। हमारे पुराने संस्कार हमारा हजारों वर्ष का है, इस कारण से आज भी लोग हैं इस प्रकार के, लेकिन सामान्य लोगों में ये बात नहीं आई। जी। कहा जाता है कि सा विद्या जा विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान करता है वही विद्या है। क्या नया एजुकेशन पॉलिसी जो बोला, जैसे आपने कहा कि एक नैरेटिव चेंज करने वाला था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, उसमें नास का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, क्या रहा? बिकॉज ये बड़ा मासिव चेंज है, इतनी बड़ी नैरेटिव सेट करना, चेंज करना कोई छोटी बात नहीं था, इसलिए इतने साल लग गया था। नास का क्या रोल रहा, किस प्रकार की चेंजेस ला पाए आप, कैसे ला पाए, थोड़ा दर्शकों? ऐसा है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने तो ये कार्य 2012 से प्रारंभ कर दिया था। जी। हमने इसको नाम दिया था शिक्षा में नया विकल्प। जी। हम कह रहे थे कि भाई कोई भी बात है कि ये बात गलत है कहना तो आसान है, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? जी। तो हमने सोचा कि हर विषय में विकल्प देना। जी। तो इस दृष्टि से हमने एक अभियान देश में चलाया था। एक छोटी सी पुस्तक हमने प्रकाशित की थी, कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, 25,000 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जी। और इस पर देशव्यापी चर्चा चिंतन हमने किया, देश से सुझाव लिए थे, और वो सारे सुझाव, बड़ा काम हमने नहीं किया है, मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ और संगठनों ने भी, कई लोगों ने किया है, लेकिन बड़ा काम समाज में जो था यही था। समाज की बात है जो हम आज कहते हैं वो समाज भी वही चाहता था। जी। तो हमने सामाजिक स्तर पर शिक्षा जगत में नीचे स्तर तक जाकर लोगों से सुझाव मांगे, तो जो मैं और आप चाहते वही सुझाव लोगों ने दिए। जी। और ऐसे सारे सुझाव हमने संकलित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो समिति बनी थी उनको हमने दिए। समय समय पर हमने इसके साथ विचार विमर्श भी किया। पहले सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, बाद में कस्तूरीरंगन कमेटी बनी। तो और सुझाव, बहुत अच्छी बात है कि ये सारे बहुत सारे सुझाव का स्वीकार्यता मिल गई, और ऐसे अनेक संस्था संगठन ने भी इसलिए काम किया। और इन सब का परिणाम, मैंने कहा कि संगठनों ने, संस्थाओं ने जो काम किया ना, वो समाज की जो आवाज थी वो शिक्षा नीति समिति तक पहुंचाने का कार्य किया, मुख्य काम। क्योंकि लोगों के मन में, भारत के सामान्य आम लोगों के मन में यही बात है, जो भारतीय बात है, सही बात है, वही है। तो वो बाहर निकल कर आई, और सरकार ने भी उस समय कि गांव-गांव तक से सुझाव लेने का प्रयास किया। तो इसके परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली बार देश की शिक्षा नीति आई कि जो भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक नीति है। तो ये एक, इससे कारण ये परिणाम बहुत अच्छा हो गया। 2000 से 2026 हुआ और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो गया। स्वाभाविक रूप से कोई भी इतने बड़े देश में जब कोई नया पॉलिसी बनता है तो उसमें सुधार का भी ज़रूरत होती है, रेमिफिकेशंस का भी ज़रूरत होता है। क्या लगता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कुछ और सुधार की आगे आवश्यकता पड़ेगी, चेंजेस की, बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी, टू मेक इट मोर स्ट्रांग, टू मेक इट मोर इंडियन, टू attach it with the ground reality of Indian education, and to get the tradition, to make to strengthen the traditional knowledge system? ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ और बदलाव की आवश्यकता और पड़ सकता है समय पे? ऐसा है कि जो आधारभूत सिद्धांत है ना भारतीयता के, वो लगभग अधिकतर बातें शिक्षा नीति में आ गई है। अभी तो क्या है कि इसको विस्तारित कैसे कैसे करना है वो देखना है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, उसको क्रियान्वित कैसे करना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या हमारे देश में ऐसा माइंडसेट बन गया कि जो चल रहा है उसको चलने दो बस, जी। नया कुछ करने की मानस ही बहुत कम हो गया। तो इस कारण से आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने जो चुनौती है वो चुनौती है जी। कि मैं देश भर में घूमता हूँ, IIT से लेकर विश्वविद्यालय, विद्यालयों तक जाता हूँ, लोगों ने 10% लोगों ने शिक्षा नीति पढ़ा नहीं है। जो शिक्षा जगत से सीधे जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेसर है या शिक्षक है, आचार्य है, जब तक पढ़े नहीं थे तब तक लागू कैसे करेंगे? जी। संकट वहां है। जी। देखिए, केंद्र सरकार ने तो बहुत अच्छी नीति दे दी जिसकी देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है,
और केंद्र सरकार के संस्थान अभी भी लगे हुए हैं इस पर। हर साल 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति घोषित हुई थी। हर साल 29 जुलाई को एक राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र सरकार करती है और देश भर के शिक्षाविद आते हैं और शिक्षा नीति की समीक्षा होती है, क्रियान्वयन की आगे की दिशा भी सुनिश्चित होती है। तो ये हो रहा है, लेकिन जितना केंद्र स्तर से प्रयास है उतना राज्यों में है क्या, तो ये प्रश्न है। क्या आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जिस तत्वों या जो मेंटालिटी इसको अपोज करते हैं और उनकी सरकार अगर उन राज्यों में है, वो लोग इसको प्रमोट नहीं करते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? एक तो ये भी है, दूसरी बात है कि लोग भी ऐसे सीधे शिक्षा जगत में लोग हैं ना इस प्रकार के लोग जी कि जो ये नहीं चाहते, जो वर्षों से वहां बैठे हुए हैं, जो सीनियर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो वो भी एक कारण है। इसी से जुड़े हुए अभी जो साउथ में भी हुआ, चेन्नई में उन्होंने कहा कि जो ट्राई इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग 3 प्रकार के हमको हिंदी थोपना चाहते, ये कंट्रोवर्सी भी हुआ। उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए वो सब राजनीति है। हम्म, हमने 2015 में जब भारतीय भाषा मंच की स्थापना की तो उस समय मंच से मैंने कहा था कि आज तक कई राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और हमारे देश को तोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया है। हम देश के जोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे। आज देखिए कि एक तो पहली बात की शिक्षा नीति में हिंदी का हो कहीं नहीं लिखा हुआ है। शिक्षा नीति कह रही है कि 3 भाषा त्रिभाषा फॉर्मूला है और ये सरकार नहीं कह रही है। जो आज विरोध कर रहे हैं उस सरकार थी तब तो 68 में कौन सी सरकार थी, तब से ये पॉलिसी आई है त्रिभाषा जी। 64 में जो कोठारी कमीशन बना था उस कोठारी कमीशन ने ये त्रिभाषा फॉर्मूला का सुझाव दिया था जी और 68 पॉलिसी में बाद में वो आ गया। जी तो लेकिन इसको थोड़ा रिलैक्स किया है इस सरकार ने। तो उसमें लिखा था कि उत्तर भारत के लोग हिंदी, इंग्लिश और अन्य एक भाषा सीखें। दक्षिण भारत, पूर्व भारत के लोग वहां की मातृभाषा अपने प्रांत की हो, इंग्लिश और हिंदी सीखें। तो इंग्लिश हिंदी दोनों तरफ थी एक प्रकार से, लेकिन इस नीति में तो ऐसे कोई शब्दों पे, इस नीति में तो बहुत खुलापन रखा है कि 3 भाषा है वो तय करो, उसमें से 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए, बस इतना ही कहा है। लेकिन ये तो अपनी राजनीति चलाने के लिए। और मैं बताऊं जिस दक्षिण से विरोध हो रहा है, आज ही मेरे पास कल पेपर का रिपोर्ट है कि कर्नाटक में 3rd लैंग्वेज के रूप में 93% बच्चों ने हिंदी को रखा। वाह। और तमिलनाडु में भी निजी स्तर पर धड़ल्ले से हिंदी पढ़ाई जाती है और वो सीखना चाहते हैं। क्यों? एक जमाना था वो तब बात चलती थी कि भाई लोग अपना गांव, अपना राज्य छोड़कर जाते नहीं थे जल्दी से। आज तो दुनिया ग्लोबल हो गई। तो आज केरल का व्यक्ति गुजरात में जाएगा, कौन सी भाषा बोलेगा? मलयालम तो चलेगी नहीं वहां, इंग्लिश भी लोकल सामान्य लोगों में नहीं चलती है, गुजराती वो बोल नहीं सकता है, तब हिंदी का इशारा सबसे लिए। तो स्पेनिश सीखेंगे, दूसरा कंट्री का जर्मन का लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में उनको दिक्कत है, हिंदी में कैसा दिक्कत किसी को नहीं है। दिक्कत राजनीतिक लोगों को भी नहीं है। जो राजनीतिक लोग विरोध करते हैं ना जी, वो अपने बच्चों को घर में हिंदी के ट्यूशन लगाते हैं जी। बस वो तो राजनीति सार्वजनिक करने के लिए ये करते हैं। कहीं हिंदी का विरोध देश में नहीं है, मैं आपको बताऊं, आम जनता में। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बस। दे आर बिकमिंग बॉटलनेक्स इन द सिस्टम। यस यस। मातृभाषा में शिक्षा और एजुकेशन पॉलिसी, जो बात आपने कहा बहुत अच्छा है। आप देश भर में घूम रहे हैं, कितना जगह ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, तकलीफ क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ बढ़िया ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या है? देखिए, मैं ये शिक्षा नीति के बारे में इसलिए कहता हूँ कि छोटा मोटा बदलाव की बात ये नीति में नहीं है, मानस परिवर्तन की बात है। जो माइंडसेट हमारा बन गया है ना, उसको बदलने की बात है। तो इतना आसान काम नहीं है वो।
अगर स्वतंत्रता के समय ये बात होगी होती तो बहुत सरल था, लेकिन आज 75 साल के बाद इतना माइंडसेट हो गया है कि हर व्यक्ति पढ़ने वाला पढ़ाने वाला इंग्लिश का आदी हो गया। वो मन से मानता है कि हाँ भाई ये मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में लाना मुश्किल है, क्योंकि वर्षों तक इंग्लिश में ही काम किया। चाहे सरकारी ऑफिसों में आज भी इंग्लिश में काम क्यों चलता है? क्योंकि उनकी सिस्टम आदत यही हो गई। कंप्यूटर में आसान भी है। तो ये जो माइंडसेट बदलने की बात है वो बहुत कठिन काम है, लेकिन वो समय लगेगा। प्रारंभ हो गया है कि आज मैंने कहा कि जब हम लोग छात्र संगठन में थे, काम करते थे विद्यार्थी परिषद में जी। और सेमिनार संगोष्ठियां करते थे, उस समय सेमिनारों में संगोष्ठियों में मंच पर जाकर बोलना यानी इनकी भाषा इंग्लिश थी। जो इंग्लिश नहीं जानता है वो नहीं जानता। लेकिन आज बदल हो गया। आज आईआईटी जैसे संस्थानों में धड़ल्ले से हम जाते हैं। मैं तो देश भर में हिंदी बोलता हूँ, मैं और कोई भाषा नहीं बोलता हूँ, कोई समस्या नहीं है, और सब जगह स्वीकार्य हो गया। दक्षिण में जाकर भी हम हिंदी में बात करते हैं। तो ये बदलाव तो प्रारंभ हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर हिंदी में बोल रहे हैं जी। तो इन सब का परिणाम हुआ है कि बदलाव प्रारंभ हो गया है जी। लेकिन जमीनी बदलाव में थोड़ा समय लगेगा। आज देखिए कि इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम 12 भाषा में दे दिया, लेकिन मैं एक राज्य की बात आपको करूं कि उस राज्य में एक भी कॉलेज ने शुरू नहीं किया हो, लेकिन हमने प्रयास किया। फिर पीछे लगे 2 साल, तब फिर एक सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय ने इसको शुरू किया, लेकिन किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। लेकिन उसका दूसरा पहलू पक्ष है कि उन्होंने जो गुजराती में, हिंदी में या मराठी में पाठ्यक्रम बनाए थे, इसका प्रयोग लाखों विद्यार्थियों ने किया। तो उन बच्चों में डर है कि हम अपनी भाषा में इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक माइंड सेट हो गया है, मान्यता मिलेगी कि नहीं। तो इस प्रश्न के कारण अजी डर रहे लोग, कई बार संकोच कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पुणे के पास में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मराठी भाषा में शुरू किया। तो मैं गया था कुछ महीने पहले पुणे, तो वहाँ इंजीनियरिंग के लोगों का एक कार्यक्रम था। तो उसमें महाविद्यालय के लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा पहला बैच निकला है मराठी माध्यम का और उसका परिणाम बहुत अच्छा है। अंग्रेजी माध्यम से मराठी माध्यम के बच्चों की अपॉइंटमेंट जल्दी हुई है। ओह, सक्सेस स्टोरी कैन से। तो ये धीरे धीरे बदलाव प्रारंभ हुआ है, समय लगेगा और इसके लिए हम सब ने बहुत प्रयास करने पड़ेंगे इसके लिए। जी, मैं बात कर रहे थे कि कुछ जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं जानना चाहूंगा कि नास के प्रयास से, जैसे छत्तीसगढ़ मानो, महाराष्ट्र या कुछ आईआईटीज में, क्या ऐसे कुछ संस्थाओं के नाम आप बता सकते हैं जहाँ रियली सक्सेस स्टोरीज आ रहा है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट को लेके विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकली हो रहा है, एग्रीकल्चर को लेके, इनोवेशन को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके छत्तीसगढ़ में, ऐसा कुछ संस्थान के नाम या सक्सेस स्टोरीज बताएंगे तो हमारा दर्शकों को अच्छा लगेगा कि ऐसा कौन कौन यूनिवर्सिटीज या संस्थाएं है। मैं आपको बताऊं कि मैं सक्सेस स्टोरी बोलता रहूंगा तो घंटों बोल सकता हूँ, इतनी है सक्सेस स्टोरी जी। लेकिन कुछ उदाहरण मैं दूंगा सिर्फ जी। कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जी, वहाँ हमारा एमओयू है 4 साल से जी। तो वहाँ सबसे पहले हमने शिक्षा नीति लागू करने का गंभीरता से प्रयास किया जी, कि टास्क फोर्स बने, वहाँ साथ साथ छात्रों की भी सहभागिता हो जी, इस प्रकार का प्रयास किया और उनकी नियमित बैठकें हो, तो शिक्षा नीति लागू होना शुरू हो गया जी। फिर मैंने कहा शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, उस पर हमने कार्यशालाएं की जी, और वहां से फिर बदलाव शुरू हो गया। और हमने कहा कि भाई विश्वविद्यालय एक परिवार हमारा है, तो उस दृष्टि से हमने कार्य होना चाहिए। और वहाँ के कुलपति और सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो वहाँ जैसे जनजाति क्षेत्र के लोग अप डाउन करते हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया से वो, तो सुबह आते हैं, रात को शाम को घर पहुंचते हैं। तो मैंने पूछा उस बच्चों को कि कुछ बच्चों को कि आप दोपहर भोजन को क्या करते हैं, तो कुछ बच्चों ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ बच्चों ने बताया कि हम तो कुछ चाय बिस्किट खा लेते, कोई ब्रेड चाय ले लेते हैं। तो मैंने कहा बड़ा प्रश्न है। तो वहाँ के कुलपति से हमारी चर्चा हुई
और उन्होंने कहा नहीं हम इसके लिए काम करेंगे, और उन्होंने स्वाभिमान थाली शुरू किया। हम्म, 10 रुपये में बच्चों को दोपहर भोजन मिलता है। जी 150 बच्चों से शुरू किया तो आज लगभग 2000 से अधिक बच्चे वहां भोजन करते हैं, जी और 10 रुपये में भोजन। जो भोजन बाहर 80-100 रुपये मिलता है वो 10 रुपये में वहां मिलता है। तो इस प्रकार के अनेक कार्य वहां उन्होंने प्रारंभ किए हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सागर में है। जी तो कोरोना काल में हमने निवेदन किया, बातचीत करी, वहां भी हमारा MOU है। तो स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए काम शुरू किए, और 2000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया उन्होंने। जो महिलाएं गरीब है, बेचारी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, और वो महिलाओं को 100 से ज्यादा महिलाओं को लोन भी दिलवाया सरकार ने, और उसमें से कुछ महिलाओं ने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के काम झाबुआ, ये तो कॉलेज की बात नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, विद्यालय है, शाला है, शारदा समूह करके, वहां हमने कार्य शुरू किया था। 2021 में से स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का काम शुरू किया। तो वहां सिखाने कौन आते हैं? पास के गांव में से जनजातीय पति पत्नी सिखाने आते हैं, और वो बहुत कला बहुत जानती है, आर्ट बहुत है उनमें। वहाँ वो बच्चों को गुड़िया बनाना सिखाते हैं, खिलौने बनाना सिखाते हैं, मालाएं बनाना सिखाते हैं, बहुत सब बातें सिखाते हैं। और वो जो गुड़िया वहाँ की अच्छी कला एक थी, और पूरी गुड़िया इको फ्रेंडली बनती है, सारे खिलौने इको फ्रेंडली होते हैं। तो वो जब ऑनलाइन उनका सेल किया तो उस गुड़िया के 1000, 1200, 1500, 1500 रुपये मिलने लगे। वहां के बच्चे भी पैसे कमाने लगे, और पति पत्नी को भी वेतन देते हैं, और इस पति पत्नी बहुत कमिटेड है, आसपास के कई क्षेत्रों में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे तो उनको भारत सरकार ने दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री का पुरस्कार दिया इसके लिए। और आज उस पति पत्नी को, मैं तो उनको 2021 से जानता हूँ, वहाँ उस समय और आज के उनके जीवन में रहन सहन में बहुत बदलाव है। आज उनको वहाँ राज्यपाल बुलाते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, ऐसे सब जगह उनको बुलाने लगे। तो ये साथ साथ वो बच्चों का तो विकास और उत्थान हो ही रहा है, लेकिन वहाँ का समाज का भी साथ साथ उत्थान होना चाहिए। ट्रेडिशनल स्किल, आत्मनिर्भर भारत का, हाँ, लोकल फॉर वोकल जो हाँ, बात करते हैं, हाँ, उसका उसमें उसको हमने प्रत्यक्ष उदाहरण है ये सब। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण है कि जिनसे बच्चे स्किल भी सीख रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, और वहाँ के समाज को भी साथ में जोड़ा रहा है। कुछ IITs या मैनेजमेंट हमने भिलाई IIT में, जो प्रोफेसर राजीव प्रकाश वहाँ डायरेक्टर है, तो वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है उन्होंने। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए पहले उन्होंने आसपास के कॉलेज के प्रिंसिपालों को बुलाया IIT में, उनको दिशा दी कि भाई कैसे शिक्षा नीति लागू करना है। फिर स्कूल के प्रिंसिपालों को बुलाया, अभी उन्होंने कहा कि हम बच्चे को भी बुलाएंगे, और वहाँ के एक बच्चों का ग्रुप, छात्रों का ग्रुप IIT के, मैं प्रत्यक्ष देख कर आया हूँ कि वो कृषि पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने कई ऐसे काम लिए हैं, जैविक खाद बनाना आदि आदि, कि उन्होंने कहा हम इसका उनको मॉडल तैयार कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ के किसानों को इसका प्रशिक्षण देंगे, और यहाँ इसको सिस्टम को एडॉप्ट कराएंगे। IIT काम कर रही है। सबसे बड़ा पहला भारतीय ज्ञान परंपरा का सेंटर खड़गपुर IIT में शुरू हुआ था, मैं स्वयं जाकर आया हूँ। तो इस प्रकार का सभी प्रकार के संस्थानों में काम शुरू हो गया इस प्रकार के। भारत बेसिकली इस इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश है, और भारत में भी अनेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिसर्च और डेवलपमेंट की काम हो रहा है। जो बीज है बेसिकली, जो पीछे साल प्रॉब्लम आया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, सीड्स को लेके हमारा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, क्योंकि जो भारतीय बीज है उसका जो सच है वो अलग है, उसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इंडियन ट्रेडिशनल लिस्ट में, उसमें आएंगे बात पर। क्या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रहा है, बीज पे? देखिए, इस प्रकार का काम अनेक विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है जी। जैसे मैंने झाबुआ का उदाहरण दिया, वहाँ के बच्चे जैविक खाद बना रहे हैं, और इतना अच्छा बनाते हैं, पैकिंग भी स्वयं कर रहे हैं कि आज बाजार में उनको रखो तो मार्केट में कहीं पीछे नहीं रहेगा वो। ऐसे मैं अभी गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय
गया, बिहार। तो वहाँ उन्होंने पूरा कुछ क्षेत्र में कृषि पर काम किया है जी। और उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष में 28 लाख रुपया का हमने बिक्री किया है यहाँ, कमाए हैं इससे। और उन्होंने कहा कि आसपास के किसान यहाँ सब सीखने आते हैं और उनको इसका कई बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेंट्रल स्कूल ने करके दिखाया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में। गया में। तो ऐसे कई जगहों पर इस प्रकार का काम शुरू हो गया है। कृषि में भी लोगों की जागरूकता आ रही है। जैविक खाद, अपनी सीड्स की बात कर रहे सीड्स की बात, स्वदेशी, सारी स्वदेशी की बातें धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उसमें बहुत चैलेंजेस है। इसलिए मेरा सीधा विषय कृषि का है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें चुनौतियाँ बहुत है। क्योंकि जो विदेशी खाद से तुरंत फसल लेने की बात है, अगर उसको देसी पद्धति में कन्वर्ट होना है तो 2-3 साल उनको थोड़ा समस्या आएगी रेगुलर होने में। तो 2-3 साल उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सामान्य किसान वो हिम्मत नहीं कर रहा है इसलिए। तो इस प्रकार की कई इसमें समस्याएं भी है, तो उसमें समय लगेगा अभी तो। अतुल भाई, क्या फिर से हम अगर भारतीय शिक्षा की बात कर रहे हैं, भारत में गुरुकुल सिस्टम की एक बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी गुरुकुल में पढ़े थे, क्योंकि वहाँ केवल शिक्षा नहीं, एक व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो रहा था। क्या वो गुरुकुल सिस्टम को आज भी कर्नाटक में या कई जगह पर गुरुकुल सिस्टम है, अलग अलग कम्युनिटी का है, क्या वी कैन रिवाइव दैट गुरुकुल सिस्टम अगेन? एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, गुरुकुल पहले आइसोलेशन में थे, उसको एक सिस्टम दिया है कि जो उज्जैन का संस्थान है, वैदिक संस्थान जो भारत सरकार का है जी, उसके साथ एफिलिएशन उनको दिए है। तो उसको एक प्रकार से मान्यता मिल गई गुरुकुलों को। ये पहली बड़ी बात हुई है। दूसरी बात क्या है कि गुरुकुल कई अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कर्नाटक का देखा है। मैं स्वयं कर्नाटक में सभी गुरुकुल देख कर आया हूँ, 3 गुरुकुल जो मॉडल कृष्णा टेम्पल के पास। तो तीनों गुरुकुल में देख कर आया हूँ, तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन क्या है, आज सब बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे संभव है क्या? तो मुश्किल है। नहीं। कुछ मॉडल हो सकते हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाना भी चाहिए, बढ़ भी रहे हैं। लेकिन गुरुकुल का जो संकल्पना है वो आज की सरकारी व्यवस्था में फॉर्मल सिस्टम वाली एजुकेशन उसमें कैसे ला सकते हैं, वही ये सोचने की जरूरत है। नेचुरल हैबिटेट्स में है गुरुकुल, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को उदाहरण दिया है, झाबुआ का दिया है, तो उन्होंने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लिया। गुरुकुल में आचार्य वहां के होते थे, गुरु होते थे, वो अपने बच्चे जैसे ही उनको मानते थे। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लाया कि भाई आज एक विद्यालय है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है, वो एक हमारा शैक्षिक परिवार है हमारा, तो वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये भाव जगाने की जरूरत है। तो फिर गुरुकुल की बातें आती जाएगी उसमें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीयता का कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पना है अलग अलग स्तर की, जी, उसको आज आधुनिक संदर्भ में कैसे डाल सकते हैं, ये करना पड़ेगा। तो ये प्रयोग हमने इस स्तर पर हमने आगे बढ़ाया है। जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक और पहलू है, अगर हम आज शिक्षा या इंडियन नेशनल ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। हमारे पास क्या नॉलेज सिस्टम था उस जमाने से, आज न्यू टेक्निक और इनोवेशन के साथ उसका जो इंटीग्रेशन वो कैसे, उसमें इज देयर एनी दिस थिंग इन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो ये बात स्पष्ट कही है कि शिक्षा के सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान को जोड़िए, लेकिन वो चैलेंज है क्योंकि अभी पिछले 250 साल से जो शिक्षा व्यवस्था चली, हर बात की हमने टुकड़ों टुकड़ों में पार्टली सोचने की आदत पड़ गई है कि पर्यावरण एक अलग विषय होगा, मूल्य शिक्षा अलग विषय होगा, स्किल डेवलपमेंट अलग विषय होगा, आदि आदि। बच्चे कितने विषय पढ़ेंगे? तो हम कहते हैं 1-2 चुन लो, तो फिर बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता नहीं। दुर्भाग्य से IKS एक विषय बना दिया लोगों ने, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो केंद्र सरकार ने दिया, एक संस्थान भी बना है भारत सरकार जी, तो लोगों ने एक उसको
एक विषय बना दिया आईकेएस। आईकेएस विषय नहीं है। जी हर विषय में भारतीय ज्ञान स्वतंत्र है। जी मनोविज्ञान में अलग है, जी, समाजशास्त्र में अलग है, योगा में रसायन अलग शास्त्र है, में अलग है, सब। मेडिटेशन है। तो हर विषय में इसको इंटीग्रेट, इनकलकेट कैसे करना है, समावेश कैसे करना है, इस पर विचार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब स्थायी रूप से काम होगा। और वो लंबा काम है बहुत। हम लोग बट मध्य अभी एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को लेके कुछ है नहीं है, प्रावधान नहीं है अभी। ऐसा मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहा है कि शिक्षा के हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करो। नीति तो आ गया, लेकिन करना कैसे प्रैक्टिकली, इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन ये पार्ट। चैलेंज है। तो हमने एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई इसके लिए, और उस कमेटी के द्वारा हमने 2 साल से इसमें काम कर, 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया। तो 1.5 साल के बाद हर विषय का पाठ्यक्रम तैयार हो गया, और हर विषय के फर्स्ट ईयर का, प्रथम वर्ष का किताबें भी तैयार हो गई, और वो सिस्टम में भी चली गई है। लेकिन हमने इसमें नोट भी डाला है कि हमने ये पहली बार काम किया है, तो हो सकता है कोई आपके सुझाव हो सकता है आपके मन में कोई इसमें और जोड़ने वाली बात हो सकता है उसकी कोई कमी लगे। ऐसे सभी सुझाव हम आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं, और इसमें से जो भी अच्छी बात आएगी उनको हम दूसरे साल फिर उस किताबों में फिर जोड़ेंगे। तो ये सतत प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और हमने बहुत सघन कार्य 2 साल वहां किया है। तो अभी 2nd ईयर 3rd ईयर की पुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो इस प्रकार काम करना पड़ेगा। असल भाई, भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी ये तो हो गया, जैसे चरक संहिता है, पतंजलि है, उनका आज आयुर्वेद में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन एक मेजर चंक आप अगर देखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, ट्राइबल लोग कभी भी वो मॉडर्न दवाई, एलोपैथिक दवाई नहीं लेते हैं। वो जमाने से वो उनके पास एक स्किल है जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि इस पौधे का पत्ता खाना है, ये खाना है। वो कुछ दवाई नहीं खाते, उसी को खाते हैं। लेकिन ऑफिशियली दैट इज, दे कैन बी कॉल्ड एज क्वाक, आज भी बोला जाता है। पर आज भी मानते हैं लोग कि वो जो जनरेशन के बाद जनरेशन वो जो नॉलेज आया है उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करना और उसको लीगलाइज करना, वो भी ऐसे जैसे चिकित्सा पद्धति ऐसे कोई विषय है, वो कैसे संभव हो पाएगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसलिए उसमें सिर्फ जनजातीय क्षेत्र में ये है ऐसा नहीं है, अनेक क्षेत्र है। हमने कोरोना के समय देश में करोड़ों लोगों ने गिलोय पिया जी, वो क्या था। तो ये ज्ञान अभी भी हमारे यहाँ भरपूर है। उस ज्ञान को आज आधुनिकता से कैसे कनेक्ट करना, इस पर काम करने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इस पर काफी काम कर रहा है, और आयुर्वेद हमारा बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। मैं आपको बताऊं कि 2001-2 आसपास दिल्ली में आयुर्वेद की दवाई नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी। हाँ, आज अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, आज तो धड़ल्ले से आप किसी भी विस्तार में जाओ, आयुर्वेद की दवा आपको मिल जाएगी पूरे दिल्ली में। तो ये बदलाव है, लेकिन उस पर अभी काम बहुत करना पड़ेगा कि जो आज आधुनिक संदर्भ में कोई भी मेडिसिन हो तो उसका प्रोटोकॉल है क्या, ये देखा जाता है। तो ऐसे आयुर्वेद में इस प्रकार काम करना पड़ेगा। तो अभी एक एलोपैथी के चिकित्सक से वो चर्चा कर रहे थे मेरे, तो मैंने कहा ये जरूरत क्या है कि हम होलिस्टिक अप्रोच लाए। आज एलोपैथी दवा को तुरंत तिलांजलि देंगे और हमारी लाएंगे सब, ये होगा क्या? वो नहीं जरूरत है। जहां एलोपैथी की आवश्यकता हो एलोपैथी उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ये मेडिसिन का प्रोटोकॉल तैयार करना, साइंटिफिक रिसर्च इस पर करना, ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस है। तो क्या आयुर्वेद के साथ लोगों के साथ मिलकर आप दोनों मिलकर साथ में काम नहीं कर सकते? उनके पास ज्ञान है उसका, आपके पास उसको एक साइंटिफिक अप्रोच देना, प्रोटोकॉल बनाना, वो सिस्टम का आपको एक्सपीरियंस है। वो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा काम। जी बिल्कुल। तो इसको आज करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ क्या अभी माइंडसेट बन गया है ना कि एलोपैथी वाले ने आयुर्वेद के विरोधी, और देख भी रहे हो रहा है। तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा।
जी। मैं तो कहता हूं कि चिकित्सा व्यवस्था किस लिए है कि लोग बीमार पड़े तो उसको ठीक करना, और हमारे भारतीय चिंतन तो ये है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो। तो इसमें जो भी मेडिसिन जहां उपयोगी है उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि एक जगह बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां आयुर्वेद भी है, वहां नेचुरोपैथी भी है, वहां होम्योपैथिक भी है, वहां योग थेरापी भी है, आदि सब है, एलोपैथी तो है ही है। और एक फिजिशियन हो, सबको चेक करता हो, 1 2 4 जो वहां की आवश्यकता हो। मान लो मैं गया, मुझे चेक किया कि पेट की तकलीफ है तो आप आयुर्वेद के पास जाओ, आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक के पास जाओ, आपको हार्ट की बीमारी है तो भी पहले आप एलोपैथी में जाओ, वहीं का ठीक होगा। तो इस प्रकार का एक होलिस्टिक अप्रोच लाना पड़ेगा, और ये होलिस्टिक अप्रोच यही भारतीय अप्रोच है। जी। टुकड़े टुकड़ों के पार्टली सोचने की आदत तो हमको ये अंग्रेजी सिस्टम के आने के बाद आई है। जी। तो ये लाना पड़ेगा, साथ मिलकर काम करने का प्रयास, और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश में यही प्रयास कर रहा है जी। कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, साथ मिलकर एक दिशा सुनिश्चित करके अपने अपने संस्थानों में और एक दूसरे को सहयोग करते सामूहिक रूप से आगे बढ़े, तभी सही बदलाव आएगा। जी। अतुल भाई, आगे बढ़ते हैं। हमने शिक्षा के बदलाव को लेके आपने बहुत सारे बातें हमारा दर्शकों को बताया। लेकिन कहीं न कहीं आपने कहा कि शिक्षा, संस्कृति और उत्थान, कहीं न कहीं शिक्षा के साथ समरसता की बात आता है, सोशल हार्मनी इन द सोसाइटी, इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और पीछे आपने देखा होगा, थोड़ा-सा आप कहेंगे, आपने कहा है कि कुछ लोग आज राजनीति करते हैं, अभी भी ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा हमने एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाया कि इस देश की करोड़ों लोगों का ये इच्छा था कि ये आना चाहिए। बिल्कुल। अब जिस तरह से थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी आज यूजीसी में रिजर्वेशन को लेके, कास्टिज़्म को लेके, या एनसीईआरटी का करिकुलम को लेके, यूजीसी का जो स्टेटमेंट था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया है। बट जो हुआ है आपको भी पता है, हमको पता है। ये जो विशाल समाज है उसमें अगर समरसता लाना पड़ेगा, क्या ये बिंदु उसके लिए एक बाधक नहीं बन रहा है? क्या इसको समाज ग्रहण करेगा? एक तरह से हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे, एक तरफ हम उनको जाति के नाम पे बाँटने के काम करेंगे। व्हाई नॉट वी कैनॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, इफ वी आर गिविंग रिजर्वेशन, व्हाई वी कैनॉट गिव इन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेसिस रिजर्वेशन टू देम? जाति के नाम पर क्यों ये फिर चल रहा है? देखो, कुछ वास्तविकता को हमने स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी। जाति व्यवस्था आप इनको निकाल नहीं सकते यहाँ से, जी। और जाति के नाम पर अन्याय हुआ है देश में, जी। आज भी हो रहा है कुछ मात्रा में, जी। इसको भी हमने नकार हम नहीं तो सकते। वर्ण को मानते हैं, 4 वर्ण है। देखो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक बाड़ा साहब जब बने थे, जी। तो उनके पहली सभा में कहा था जी। कि ये वर्ण व्यवस्था आज के लिए जरूरी नहीं है और अव्यवस्था हो गई, इसको इसलिए समाप्त करना चाहिए। जी। तो जो देश काल परिस्थिति में कई बात काल बाह्य हो जाती है तो उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन जाति व्यवस्था एक ऐसा कटु सत्य है कि उसको आप नकार नहीं सकेंगे, और जो अन्याय हुआ है वो जाति के नाम पर ही हुआ है। जी। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे आपने देखा होगा जी। कि कोई भी अपने धर्म परिवर्तन कर लेगा जी। तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ना। तो हिंदू समाज में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको ये आरक्षण का लाभ है। तो ये वास्तविकता देश की है, इसलिए उसको नकारें। जो इसमें आपने एक बात जोड़ी कि गरीबों, बाकी भी गरीब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, तो इसके लिए 10% व्यवस्था हो गई, इसी सरकार ने की है जी, कि भाई आर्थिक दृष्टि से भी वीक हो, विकर हो, गरीब हो, उनको भी 10% दिया है अभी। तो वो समन्वय तो हो गया है। मूल क्या बात है कि हमारे यहाँ हर बात में राजनीति होती है, ये देश के लिए बहुत घातक चीज है। जी। तो चाहे यूजीसी का विषय हो, चाहे एनसीईआरटी का विषय हो, हर विषय में राजनीति जब इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर विषय गलतियां होती है मनुष्य से। जी।
मनुष्य गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान थोड़ी गलती करता है। तो गलतियां हो जाती है, तो गलतियों को सही तरह समझकर सुधार करने की बात करनी चाहिए। जी। तो उसमें फिर राजनीति शुरू हो जाती है, तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है। तो वो प्रश्न ज्यादा बड़ा हो जाता है। जी। लेकिन इस बार ये अच्छा हुआ यूजीसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च ने उसको न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश ने ही बहुत अच्छे से डील किया उनको, जी। तो इसलिए राजनीति बंद हो गई उसमें। जी। तो मुझे लगता है कि यही दृष्टि होनी चाहिए कि भाई आप नहीं यही मानते कि इस समरसता पर उसमें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए? नहीं लग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी। राजनीति लोगों की शिक्षा की जरूरत है। जी। तो शिक्षा में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी। इसका दुष्परिणाम बहुत हुआ है, हो रहा है। जी। तो इस दृष्टि से हर विषय को समाज के हित के, राष्ट्र हित की दृष्टि से देखने की बात हो जाएगी, जी। तो ये समस्याएं ठीक हो जाएगी। खास करके अगर कोई मेडिकल साइंस की एंट्रेंस दे रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई सिविल सर्विस की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स दे शुड बी गेट एडमिटेड इन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। से क्या होता है कि मेरिटियस मैं आपको स्टूडेंट बताऊं, जनरल कास्ट का रह जाता है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इस देश में 1980 के पहले आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में कोई आंदोलन नहीं हुआ था। तब भाई आरक्षण था। तो जब से इसमें राजनीति इन्वॉल्व हुई, तब से यह समस्या खड़ी हो गई। देखिए हिंदू समाज समझता है कि भाई वो पिछड़ गए तो उनको थोड़ा सहयोग मिले, हमसे ज्यादा कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब इसमें राजनीति शुरू हो जाती है तो फिर व्यक्ति को कष्ट होता है, शुरू हो जाता है। जी। तो इस दृष्टि से इसमें बस इतनी बात सीख कर, बाकी 4 सीट किसको ज्यादा देना कम देना वो हमारा प्रश्न बहुत समस्या नहीं है। हाँ, वो हम देने के लिए तैयार है सब एक दूसरे के लिए। तो क्योंकि वो सामान्य उदाहरण देते हैं कि घर में मान लो 3 लड़के हैं और एक लड़का कुछ बीमार है, कमजोर है, तो उनकी मेडिसिन का भी ज्यादा खर्चा होता है। उनको दूध उनको मिलता है, बाकी 2 को नहीं मिलता है। तो ये भी हमारा भाई और बंधु ही है, पिछड़ गए वो। तो उसको कुछ इतने साल से पिछड़ गए तो उसको कुछ ज्यादा थोड़ा सहयोग मिलता है, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती, किसी को नहीं है। जी। लेकिन राजनीति जब घुस गई तो फिर वो बड़ा प्रश्न बन जाता है। जी। और उसका देश का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। समरसता प्रभावित होती है इसके कारण। जी। एक और मुद्दा आजकल आप क्योंकि यूनिवर्सिटीज वगैरह में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपने कहा कि मोरल एजुकेशन का भी बहुत जरूरत होता है। इनडिसिप्लिन इन कैंपसेस, आप जेएनयू कहिए, डीयू कहिए, बीएचयू कहिए, किधर भी ये चीजें में बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हो पाई आज। देखिए क्या है, कुछ बीज जो बोए गए और बड़े वृक्ष बनकर खड़े हैं, तो एकदम तो समाप्त नहीं होगा। जी। और उसके पीछे फिर पूरी राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है, कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके पीछे खड़ी रहती है। तो इस कारण से ये समस्याएं हैं। मैं एक बात ही कहता हूं कि जितना भारतीयता से दूर जाएंगे इतनी समस्या बढ़ेगी, जितना भारतीयता से नजदीक जाएंगे उतनी सारी समस्याएं कम होती जाएगी। इसलिए शिक्षा में भारतीयता लाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अपने आप समस्याएं कम होती जाएगी। आज भी आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसा कैंपसेस में आज भी वो तत्व है। आज भी 2014 से 2026 हो गई, लेकिन उनकी दबदबा आज भी जारी है। आज भी वो जो चाहते हैं वही होता है और नैरेटिव्स आज भी क्रिएट होता है। आज भी वहाँ पर असामाजिक तत्वों की शेल्टर होती है। आज भी वो देश के खिलाफ वहाँ नैरेटिव बनाते हैं। आज भी अर्बन नक्सल्स वहाँ पनपते हैं। क्यों? देखो ये देश और दुनिया में सब जगह है। इसका उत्तर क्या है? आप उनकी लकीर कम नहीं कर सकते, हम अपनी लकीर बढ़ा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। रास्ता वही है जी। आज भी क्यों वो सत्ता में आ रहे हैं, है ना? वहां
तो क्योंकि अभी उनकी लकीर है लंबी और उनसे हमारी लकीर बड़ी नहीं हुई है, तो हमारी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी हमें, तो सब ठीक हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है अतुल भाई, बहुत विशेष विस्तृत रूप से अपन लोगों ने चर्चा किया। शिक्षा संस्कृति जो अपना उत्थान न्यास है उसका विजन काफी हद तक आपने अचीव किया, और क्या विजन है, गोल है इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो टारगेट है, कब तक हम उसको सोच सकते हैं कि आपका क्या विजन है कि व्हेन वी कैन अचीव इट, और 1 डिकेड लगेगा, 2 डिकेड लगेगा, कितने? देखिए, समग्र परिवर्तन तो समय का काम है जी लेकिन हमने जो कल्पना नहीं की थी उतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है। जी हम लोगों ने गत जुलाई में एक ज्ञान सभा नाम से कार्यक्रम केरल में किया। जी उस कार्यक्रम में देश भर से लगभग चुने हुए कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री भी आए थे, जी कुछ सांसद आए थे, फिर वाइस चांसलर, चांसलर, डायरेक्टर्स, इस प्रकार के लोग सब आए थे, इस तरह के लोग। जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी भी उसमें थे। जी तो वहाँ पूरे दिन चर्चा हुई। उसमें मैंने जो बीच भाषण कीनोट एड्रेस के समय रखा विषय पहले कि हम लोग शिक्षा में परिवर्तन बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको भली भांति संज्ञान है कि हमारे अकेले से ये काम होने वाला नहीं है। किसी एक प्लेटफॉर्म, एक संस्था, एक संगठन से ये काम नहीं होगा, और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। तो हम सब लोग एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर एक रणनीति तय करें, योजना बनाए और अपने अपने संस्थानों में और सब मिलकर देश में इसके लिए हम काम करें, तो बदलाव बहुत जल्दी, जो वातावरण एक देश में बन रहा है उसको हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ा पाएंगे। सबने सहमति दी और सर्वस्वीकृत निर्णय हुआ। इसके बाद निर्णय हुआ कि राज्य स्तर पर ज्ञान सभा आयोजित की जाए। तो अभी 6 राज्यों में ज्ञान सभा हमने आयोजित कर ली है। ये ज्ञान सभा की क्या क्या उसमें डिस्कस करते हैं? ज्ञान कौन सभा कौन में अपेक्षित मुख्य होता रहता है कि भाई जो आज की शिक्षा की क्या आवश्यकता है, जी शिक्षा को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। तो हम शिक्षा के स्टेक होल्डर जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष हो सबको इसमें बुला रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स भी उसकी पार्ट होते हैं? छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षाविद, डायरेक्टर्स, कुलपति सब तो होते ही है, लेकिन हम सामाजिक नेतृत्व को भी बुलाते हैं। हम प्रशासन शासन से भी लोगों को बुला रहे हैं, हम उद्योग जगत के लोगों को भी उसमें बुला रहे हैं। तो ऐसे सब लोग आए और सब लोग मिलकर, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं कहता हूं कि विकसित भारत की पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी। तो हमने जो राष्ट्रीय स्तर की ज्ञान सभा की थी उसका उद्देश्य ये था कि विकसित भारत के लिए शिक्षा जी और राज्य में कर रहे हैं तो राजस्थान के विकास के लिए शिक्षा, महाराष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, गुजरात के विकास के लिए शिक्षा। तो विकास और शिक्षा अलग अलग नहीं हो सकता है जी शिक्षा से ही विकास की सही दिशा स्पष्ट होगी जी। तो एक विकास का एक सही मॉडल देश के सामने देना पड़ेगा। एक तो जी कई बार आज हमारे देश में कई एक लोकतंत्र की विडंबना है ये कि हर बात सरकार करेगी जी। तो जिस देश के लोकतंत्र में समाज का बुद्धिजीवी वर्ग खास करके सरकार पर निर्भर हो गया वो लोकतंत्र सही में सफल नहीं होता है। लोकतंत्र तो वो सफल होता है कि हमारा क्या दायित्व है, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, बाय दी पीपल, ऑफ दी पीपल, फॉर दी पीपल। तो ये भाव कि भाई देश का विकास ये एक प्रधानमंत्री का या सरकार का काम मात्र नहीं है, देश के हर व्यक्ति का भूमिका है उसमें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि विकास की संकल्पना भी स्पष्ट करने की जरूरत है। आज भी दुनिया में तो यही चलता है कि भौतिक आर्थिक विकास यही विकास, तो हम भी इसी रास्ते पर चल पड़े जी। तो वही विकास सिर्फ नहीं है, वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं रहे। हमने कभी आर्थिक भौतिक बातों को नकारा नहीं है। हमारे उपनिषद के 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें काम और अर्थ दोनों पूर्ण रूप से
भौतिक है, लेकिन काम और अर्थ को जीवन में धर्माधिष्ठित धारण करना, धर्म उसका आधार होना चाहिए, जी तभी मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। जी तो ये जो बात है, तो साइकिल के दो पहिए से साइकिल चलती है, तो एक पहिया ये भौतिक विकास है, दूसरा पहिया है ये आध्यात्मिक विकास है। बिल्कुल। एक पहिया है सरकार है, दूसरा पहिया है समाज है। तो ये समन्वित प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। आज देश में देखिए पर्यावरण का संकट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, चरित्र का संकट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, हिंसा अत्याचारी घटनाएं कम हो रही कि बढ़ रही है, अकस्मात कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न अत्याचार कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। ऐसी 50 बात गिना सकते हैं। ये भी विकास है क्या? तो ये जो इन सारी बातों का विकास करना है, उसका आधार आध्यात्मिकता होगा। और ये काम सरकार का नहीं है। सरकार कुछ मात्रा में सहयोग उसमें कर सकती है, वातावरण दे सकती है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दे दिया है ऑलरेडी जी। लेकिन जमीन पर यह काम करना ये समाज का और समाज में विशेष करके शिक्षा जगत का ये कार्य है जी। कि भाई वहां से ऐसे बच्चों का निर्माण करना जो पर्यावरण प्रेमी होगा, जिसके जीवन में नैतिक मूल्य हो गए, अच्छे संस्कार हो गए, महिलाओं के बारे में अच्छी धारणाएं होगी। भारत की धारणा है जो कि भाई भारत की धारणा क्या है कि मेरी पत्नी जो है, इसके अलावा सब, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी माँ है। ये महिला की दृष्टि है भारत में। तो ये सब संस्कार शिक्षा जगत के ही प्राप्त हो सकते हैं, घरों से हो सकते हैं। तो हमने भारत को विकसित भारत, यानी हमने भारत को अमेरिका रशिया नहीं बनाना है, दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना है, शस्त्रों की होड़ नहीं लगाना है देश दुनिया में। भारत विकसित होगा यानी क्या कि जो भी दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, वो व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, ऐसे सब लोगों के सहयोग करना, उसके उत्थान के लिए हमारी भूमिका सुनिश्चित करना, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना, ये भारत की विकसित भारत या विश्वगुरु भारत की संकल्पना है। और ऐसे नागरिकों का निर्माण करना, ये कार्य प्रमुख रूप से शिक्षा जगत का है जी। तो ये कल्पना जो है विकास की, इसको सही ढंग से नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा जी। और तभी हम जैसा भारत चाहते ऐसा खड़ा भारत होगा जी। तो इस दृष्टि से ज्ञान सभाओं को बहुत नीचे स्तर तक हम ले जाएंगे। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देकर बात पूरी करूंगा कि महाराष्ट्र की अभी अंतिम ज्ञान सभा हुई, नागपुर में हुई, तो स्वाभाविक वो विदर्भ क्षेत्र है तो वहां की संख्या ज्यादा थी, बाकी महाराष्ट्र की संख्या कम थी। तो फिर वहां के लोगों ने बाद में बैठकर सोचा, वहां के उद्योगपति और लोगों के साथ बैठे थे हम, कि विकसित विदर्भ के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर हम काम कर सकते हैं। तो सब तैयार हुआ और एक समिति कमेटी गठित करेंगे उसकी, और उस पर काम प्रारंभ करेंगे। तो वहां गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिकुलपति भी थे। उन्होंने कहा हमारा जनजातीय क्षेत्र है, तो हम इस क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, उसके विकास के लिए कैसी शिक्षा चाहिए, इस पर हम ज्ञान सभा का आयोजन करेंगे। तो ऐसे नीचे स्तर तक ये विषय जाना है जी। तब एक देश में, संपूर्ण देश में एक समान वातावरण निर्माण होगा जी। कि देश का विकास सबको चाहिए, लेकिन विकास की संकल्पना स्पष्ट हो। विकास में सिर्फ मात्र सरकार का कार्य नहीं है, समाज और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्थापित करना, और उसके लिए जो आवश्यक है वो प्रत्यक्ष कार्य शिक्षा जगत में, उद्योगों में, बाकी सब जगह हो। तो ये दिशा में हमने पहल की है अभी। तो इससे हजारों लोग जुड़ रहे हैं देश में और सब लोग उत्साह से आ रहे हैं, तैयार है काम करने के लिए। तो इस दिशा में प्रयास को आगे बढ़ाना होगा और पूरा समाज जुड़े और देश में एक वातावरण निर्माण हो कि हर व्यक्ति को सोचना है कि देश के विकास में मेरा योगदान क्या होगा जी। तब सही देश का विकास। धन्यवाद अतुल भाई। मैं अपना दर्शकों को बता दूं
कि शिक्षा संस्कृति उत्थान सही मायने में एक इतनी बड़ी टारगेट लेके आगे चली है कि 75 साल हो गया, लेकिन हमको जिस दिशा में जाना चाहिए था नहीं जा पाए थे। लेकिन आज समय आया है, जैसे अतुल भाई ने बताया, कि भारत को बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से एक नागरिक कैसे होना चाहिए, एक नागरिक को कैसे शिक्षा मिलना चाहिए, कैसे संस्कार मिलना चाहिए, जिसके तहत वो आने वाला दिन में एक प्रॉपर भारतीय बनेगा। कि जो आज हमारा इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो पहले हमारा शिक्षा पद्धति ठीक होना चाहिए। प्रयास शुरू हो गया है, विजन क्लियर है, और न्यास और ये जो उत्थान है, शिक्षा संस्कृति उत्थान अतुल भाई के नेतृत्व में जो जिस दिशा में बढ़ रहा है, हमें उम्मीद करते हैं कि ये उत्थान की काम चरई बेती ये चलता रहेगा। मैंने पूछा कि कितने साल लगेगा, अतुल भाई ने बताया समय लग सकता है, बट नाउ वी आर इन राइट ट्रैक। एटलीस्ट हम पटरी पर है। भारतीयता, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल आश्रम, रिसर्च, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इस सब की इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? आज न्यास जो कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है, और हम आशा करते हैं न्यास आगे आने वाला दिन में अतुल भाई की नेतृत्व में हजारों लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं देश में। जैसे उन्होंने बताया, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेके स्टेट यूनिवर्सिटी लेके आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, हर जगह पर आज प्रयास शुरू हो गया है। उन्होंने बताया स्वाभिमान थाली, छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और सागर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, लोकल फॉर वोकल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कैसे खिलौना आज बनने लगा है, कैसे लोगों को काम मिलने लगा है। यही भारत का असली विकास का प्रयास शुरू हुआ है आज। जो आत्मनिर्भर भारत की बात आज हम सब कर रहे हैं, क्योंकि भारत हमेशा अपना नहीं, जियो और जीने दो, ये हमारा संस्कृति है। भारत हमेशा आगे बढ़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा संस्कृति जमाना से रहा है। और आज भी जो छोटा मोटा नैरेटिव्स कुछ लोग इस देश में बैठ के, इस शिक्षा यूनिवर्सिटीज में बैठ के जो नैरेटिव्स बना रहे थे, कम से कम उसमें चेकमेट, चेक डैम्स जैसे कहते हैं, वो शुरू हो गया है। और हम आज साधुवाद देंगे। अतुल जी, आप अपना बहुत मूल्यवान समय हमारे लिए दिया, दर्शकों के लिए दिया। हम आशा करेंगे फिर कभी आपकी मार्गदर्शन इस दिशा में और सहयोग हमारा साथ आपका हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।